Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. Guys, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में जो पत्नियां होती हैं, जो वाइफ होती हैं, वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं. ये मेंटेनेंस वो पति से जब डिवोर्स का केस चल रहा होता है उस दौरान भी मांग सकती हैं और डिवोर्स का केस खत्म होने के बाद भी मांग सकती हैं. लेकिन कई बार इस चीज के ऊपर लीगल डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं कि पत्नी को आखिर कितना मेंटेनेंस दिया जाए, मतलब पति को कितना मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा. तो इसके लिए खैर सुप्रीम कोर्ट पहले भी काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पास कर चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स बताए हैं, लिस्ट बताई है कि किन किन चीजों को कंसिडर किया जाता है मेंटेनेंस का अमाउंट कैलकुलेट करते समय जो पत्नी को यहां पे दिया जाए. जैसे कि पत्नी की अगर खुद की इनकम है तो वो कितनी है, पति की टोटल इनकम कितनी है, कहां कहां से पति के पास इनकम आती है ना, पत्नी के साथ अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनका क्या क्या खर्चा है, पति के ऊपर कौन कौन लोग डिपेंडेंट हैं, पति के माँ बाप, पति के भाई बहन, राइट. तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन आया है मेंटेनेंस के ऊपर कि पत्नियां एग्जैक्टली कितना मेंटेनेंस मांग सकती हैं अपने पति से. तो इसी केस को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं देन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकें, प्लस सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहें. और एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक बैच है जिसका नाम है जुडिशरी कॉम्बो, जो 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाती है. प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है. बैच की फीस है 29,999 और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको सिर्फ मेरा ये डिस्काउंट कोड याद रखना है, विच इज ARJ, जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट. अब देखिए, ये भी एक तलाक का ही केस था, डिवोर्स का ही केस था, जिसमें पत्नी के द्वारा पति से मेंटेनेंस मांगा गया था. तो पति ने साल 2019 में डिवोर्स के लिए फाइल किया था, ये कहते हुए कि मैं और मेरी पत्नी कंपैटिबल नहीं है ना, और पत्नी जो है मेरे साथ यहाँ पे क्रूअल्टी करती है. अब जैसे कि मैंने बताया कि डिवोर्स का जब केस चल रहा होता है उस दौरान भी पत्नी क्या कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, जिसे हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं. मतलब एक टेम्पररी टाइप का मेंटेनेंस खर्चा पत्नी को जो है वो दिया जाता है. ठीक है, तो जब डिवोर्स का केस चल रहा था, जो पति ने पत्नी से डिवोर्स मांगा था, वो डिवोर्स का केस जब चल रहा था उस दौरान पत्नी ने कहा कि भाई मुझे 2.5 लाख रुपए हर महीना एज मेंटेनेंस चाहिए, इतने तो मेरे खर्चे हैं यहाँ पे, है ना. तो पत्नी का कहना था कि भाई क्योंकि मेरे पति अच्छा खासा कमाता है, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी से इनकी अलग कमाई होती है. उसके अलावा काफी सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे इनको किराया वगैरह आता है, फिर काफी सारे इन्होंने बिजनेस भी खोल के रखे हैं. मतलब पति के पास अच्छा खासा पैसा आता है और मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना है कि भाई मुझे महीने के 2.5 लाख रुपए चाहिए. तो पत्नी ने 2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस की डिमांड यहाँ पे रखी, है ना. अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी तलाक का केस पहले कहां पे जाता है, फैमिली कोर्ट के पास जाता है. तो फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड से कहा कि भाई आपको हर महीने 1,75,000 एज मेंटेनेंस आपकी पत्नी को देना पड़ेगा जब तक आप दोनों का ये तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में. मतलब उस दौरान इंटरिम मेंटेनेंस आपको पत्नी को इतना देना पड़ेगा. लेकिन अब पति इस बात से खुश नहीं था. पति ने कहा भाई 1,75,000 तो बहुत होता है, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा. तो पति ने इस चीज को चैलेंज किया जाके हाई कोर्ट में. ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला कि यार बात तो सही है, 1,75,000 तो बहुत ज्यादा मांग रही हैं आप अपने पति से. तो हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के अमाउंट को कम कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 1,75,000 नहीं, आप तो 80,000 रुपए अपनी पत्नी को एज मेंटेनेंस देंगे. अब पत्नी इस बात से नाखुश हो गई कि भाई मेरा तो 80,000 में महीना नहीं चल पाएगा, मेरे खर्चे तो नहीं निकल पाएंगे. तो पत्नी इस चीज को चैलेंज करते हुए आई सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हाई कोर्ट ने यहां पे गलती करी है, जो आपने 1,75,000 से मेंटेनेंस के अमाउंट को रिड्यूस करके 80,000 कर दिया ना, ये आपने गलत किया है. क्योंकि पहले तो आपने पत्नी के खर्चे पूरे नहीं समझे कि भाई वो क्यों इतना ज्यादा मेंटेनेंस मांग रही है, और दूसरा आपने ये नहीं देखा कि भाई पति के पास काफी सारी इनकम आती है, काफी सारे सोर्स ऑफ इनकम है पति के पास, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी 1,75,000 महीने का मेंटेनेंस देने के लिए. ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि भाई हाई कोर्ट ने बस ये देखा कि पति के पास तो इनकम के 2 ही सोर्स हैं, है ना. एक तो वो 1,25,000 रुपए कमाता है, कहां से, एज अ डॉक्टर की तरह काम करके, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम करके, और दूसरा कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है जहां से उनके पास कुछ किराया वगैरह आता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने यही तो गलती की. आपने आपके हाई कोर्ट के हिसाब से तो
पति के सिर्फ 2 ही सोर्स ऑफ इनकम है, बल्कि असल में ऐसा नहीं है, ठीक है। पति के पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनसे उनके पास किराया आता है, जिनसे उनके पास रेंट आता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, ओनली लीगल आयर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई फैमिली कोर्ट ने यही चीज नोटिस करते हुए, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फैमिली कोर्ट ने यही चीज नोटिस करते हुए कि भाई पति के पास इतना सारा सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए उन्होंने कहा था कि वाइफ को 1,75,000 एज मेंटेनेंस यहां पे दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने बस इसी बात को यहां पे इग्नोर कर दिया। हाई कोर्ट के हिसाब से तो पति के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है, बल्कि दैट इज नॉट द केस। रियलिटी ये है कि पति के पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जहां से उनके पास रेंटल इनकम जो है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, एक तो जो मेंटेनेंस कैलकुलेट किया जाता है वो ये देख के किया जाता है कि भाई पति के पास कितना पैसा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई पति के पास बहुत पैसा है, वो दे सकता है पत्नी को मेंटेनेंस। दूसरा, अब ये देखा जाता है कि पत्नी के रिस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि पत्नी खुद कितना कमा रही है। अच्छा ठीक है, अगर नहीं कमा रही है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, भाई उसके हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे तो पत्नी का एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था, भाई अच्छा घर परिवार है, अमीर लोग हैं, तो जाहिर सी बात है पत्नी का मेंटेनेंस जो है, पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो जो पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड शादी के टाइम पे था, वही स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड उसका शादी के बाद भी मेंटेन रहेगा, तलाक की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी मेंटेन रहेगा। अब उस दौरान क्योंकि पत्नी खुद तो कमा नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पति को ही तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपके डिपेंडेंट स्पाउस हैं, पति पे जो डिपेंडेंट वाइफ है ना, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसे देख के मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। भाई पत्नी अगर अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, अच्छी जगहों पे घूमती है, तो भाई मतलब उसको ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना। तो एक तो ये चीज देखी जाती है, और दूसरा ये देखा जाता है कि भाई पति की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कितनी है। तो वो दोनों ही चीजें हमने इस केस में देख ली कि भाई पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा है और पति खुद भी अच्छा खासा कमाता है, तो मतलब पत्नी को आपको ज्यादा मेंटेनेंस यहां पे देना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि जो हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का अमाउंट कम कर दिया था ना, 1,75,000 से रिड्यूस करके 80,000 कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को सेट असाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया फैमिली कोर्ट ने सही किया था, 1,75,000 तो आपको यहां पे एज इंटरिम मेंटेनेंस आपकी पत्नी को देना ही पड़ेगा। दोनों चीजें कंसिडर करते हुए, एक आपकी पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और दूसरा कि क्या पति 1,75,000 दे सकता है। तो बिल्कुल दे सकता है, आपके पास बहुत सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छे खासे अमीर हैं आप यहां पे। तो 1,75,000 का मंथली इंटरिम मेंटेनेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड भी कंसिडर किया जाएगा, और पत्नी का जो लिविंग स्टैंडर्ड शादी के समय पे था, ठीक है, उसको बाद में भी मेंटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब शादी खत्म हो गई, अब तलाक हो रहा है, अब तो आप पति से अलग हो चुके हैं तो पत्नी अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेगी, ऐसा नहीं होगा। जो लिविंग स्टैंडर्ड उसका शादी के दौरान था, वही लिविंग स्टैंडर्ड बाद में भी मेंटेन रहेगा, और अगर वो खुद नहीं कर सकती है तो पति को उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली कि भाई जब पत्नी ससुराल में रहती थी, जब पत्नी और पति की शादी एकदम बढ़िया चल रही थी, उस समय उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है। तो अब तलाक जब चल रहा है, जब शादी खत्म हो चुकी है ना, तलाक का जब केस कोर्ट में चल रहा है, तो महिला को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, जो सेम फैसिलिटीज, लग्जरी, एमिनिटीज उसके पास थी वो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो उसको ससुराल में रहते हुए मिलती थी। तो वो तो तभी हो पाएगा जब आप पत्नी को 1,75,000 एज मेंटेनेंस यहाँ पे देंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब क्योंकि पत्नी खुद नहीं कमाती है ना, उसने शादी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो उसका ये जो महीने का खर्चा है 1,75,000 का, वो खुद नहीं उठा सकती, और इतना उसके लिए जरूरी है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। अब क्योंकि वो खुद नहीं उठा सकती है तो पति को उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे, और उसका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो 1,75,000 एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट है जो हस्बैंड को यहाँ पे वाइफ को देना पड़ेगा। तो केस का नाम क्या है, डॉक्टर राजीव वर्गीस वर्सेस रोज चक्रमानिकल फ्रांसिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है अगेन कही है कि क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो देखे जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं पत्नी को मेंटेनेंस देते समय। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि पति कितना कमाता है, पति के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, बट ये भी देखा जाता है कि पत्नी के खुद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या पत्नी खुद कमाती है, और पत्नी का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहा है, किन एमिनिटीज के साथ, किन लग्जरीज के साथ पत्नी रही है। ये सारी चीजें देखते हुए जो है मेंटेनेंस का अमाउंट वाइफ को दिया जाता है।
तो गाइज आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि 22 तारीख से जो हमारा जुडिशरी कॉम्बो बैच है ये शुरू हो रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की, देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाती है। प्लस ये बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। बैच की फीस है 29,999 और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मैं बनूं, आप अगर मेरी मेंटोरशिप में रह के जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, देन प्लीज मेक श्योर कि बैच ज्वाइन करते वक्त आप इसी डिस्काउंट कोड ARJ को यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।